पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई है और 3 स्टेटमेंट का आपको ढंग से देखना है कि क्या स्टेटमेंट, और नीचे ये भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, जो ऊपर स्टेटमेंट है उसमें आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इनेक्ट ए लॉ टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। कि भारत के संविधान ने पार्लियामेंट को यह अधिकृत कर दिया है कि वो वो सिटीजनशिप के लिए कानून बना ले। सिटीजनशिप के लिए कानून बना ले तो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट हो गई है करेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई है बिल्कुल करेक्ट। अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। तो दूसरी स्टेट आगे देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से आपको बताना है फेडरल फीचर कौन से नहीं है। फेडरल का मतलब क्या होता है? संघीय वाला, मतलब राज्यों से रिलेटेड भी उसका संबंध होना चाहिए। तो क्या है इसके फेडरल फीचर कौन कौन से नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन है कि फेडरल फीचर नहीं है वो बात पूछी है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट इजिली अमेंडेबल, मतलब जल्दी से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। एज फार एज जो संघीय फीचर्स है उससे रिलेटेड, फेडरल फीचर से रिलेटेड, वहां पे संविधान में परिवर्तन करना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो 2/3 बहुमत वहां पे चाहिए पार्लियामेंट में, फिर 50% से ज्यादा है वो राज्यों की अनुमति भी चाहिए होता है। अगर कोई ऐसा फीचर है जिसमें कि राज्यों का रोल है, उसमें परिवर्तन करना है तो थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, काफी इनफैक्ट मुश्किल काम होता है। तो ये फीचर है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये फीचर तो है। दूसरा क्या है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट इन राज्यसभा। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि राज्यों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलती है वो पॉपुलेशन के आधार पे है। 1 से लेकर 31 के बीच में राज्यों को सीटें मिली हुई है। अमेरिका में बात करें वहां पे तो हर स्टेट की 2 सीटें होती है, लेकिन इंडिया में ऐसा फिक्स नहीं है। छोटे राज्यों की कम है, बड़े राज्यों की ज्यादा है एज पर पॉपुलेशन। तो ये क्या है कि फीचर नहीं है। ये क्या फीचर नहीं है, तो मैं कट कर देता हूं, ये फीचर नहीं है। किसका? जो कि फेडरल फीचर है उसकी बात कर रहे हैं। अगली स्टेटमेंट देखिए क्या दी हुई है। अगली स्टेटमेंट क्या दी हुई है? अगली स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट डिराइव अथॉरिटी फ्रॉम द सेंटर। कि स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो सेंटर से अपनी अथॉरिटी या अधिकार लेता है? ऐसा नहीं है, वो संविधान से लेता है। जो चीजें संविधान में लिखी हुई है, जहां जहां पे फेडरल फीचर होते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है ये स्टेट सब्जेक्ट होते हैं, ये यूनियन सब्जेक्ट है, यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट है, दोनों बना सकते हैं। तो ये सेंटर से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उससे ये अथॉरिटी ड्राइव करता है। तो ये भी स्टेटमेंट इसका मतलब गलत है। पूछा क्या था कि कौन सी गलत है, तो ये दोनों दूसरी और तीसरी गलत। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं और फटाफट आप इसको पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। देखते हैं कि कितना आप में दम है। चलो ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है 353। और इस क्वेश्चन में क्या है 353 में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैनर ऑफ इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, राज्यों की विधान परिषद होती है। कुछ राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। उससे रिलेटेड, राज्यों की विधान परिषद से रिलेटेड, मैं थोड़े अपने आप को हटा देता हूं जिससे कि ये थोड़ा साफ नजर आए। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है कि 2/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या है इसमें आपको बताना क्या है? आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहले तो आप ये जरूर देख लीजिए कि कौन सी चीजें पूछी है। तो इनकरेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई, क्योंकि जो म्युनिसिपैलिटी है वो और लोकल बॉडी है उनको 1/3 होता है, ना कि 2/3। तो ये गलत हो गई है। 2/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन हु आर नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। एमएलए है वो इलेक्ट करते हैं, वो 1/3 करते हैं, न कि 2/3। ये भी गलत है। तो पहली और दूसरी है वो गलत हो गई है। अब देख लेते हैं तीसरी स्टेटमेंट क्या है। 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। ये सही है कि 1/12 है वो ग्रेजुएट, 3 साल, मतलब 3 साल वाला जो कोर्स होता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, वो वाली ग्रेजुएशन, और 1/12 इलेक्ट करेंगे जितना विधान परिषद है उसकी संख्या। तो ये सही है। तो पहली और दूसरी गलत है। पूछा क्या था कि गलत कौन सी? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका ए आंसर हो जाएगा।
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 1/3 मेंबर है वो लोकल बॉडी और म्यूनिसिपलिटी से, 1/3 मेंबर है टोटल का लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए होते हैं वो इलेक्ट करेंगे, और 1/12 है वो ग्रेजुएट मतलब स्टूडेंट्स करेंगे। इसके अलावा 1/6 गवर्नर करता है, 1/12 टीचर करता है। तो कुल मिलाकर ऐसे करके लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है इंप्लीमेंटिंग लॉ इज द फंक्शन ऑफ, कानून को लागू करवाना किसका काम है? क्या एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेचर का है, जुडिशरी का है या कैबिनेट का है? आमतौर पे क्या है कि इस तरह क्वेश्चन भी गलती करने की संभावना काफी ज्यादा होती है। जब तक कि आपने सीरियसली पॉलिटी को नहीं पढ़ा होगा तो ये गलतियां होगी। कानून को इंप्लीमेंट करवाने का काम है वो कौन करता है? वो एग्जीक्यूटिव करता है। कानून बनाता कौन है? कानून बनाने का काम है वो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट या विधानसभा का काम उसका काम होता है। ठीक है। जुडिशरी क्या करती है कि एज पर कानून काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो जुडिशरी डिसाइड करती है, कि रूल फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो जुडिशरी डिसाइड करती है। ठीक है। और कैबिनेट क्या है? कैबिनेट फिर पॉलिसी बनाती है उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन आगे क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय, वाइस प्रेसिडेंट है भारत के वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है? तो बताने की कोशिश कीजिए कैसे रिमूव किया जा सकता है। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको राज्यसभा के जितने मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या का बहुमत, मतलब कि जितने टोटल मेंबर्स है राज्यसभा की संख्या है उनकी, उसका बहुमत, और जो लोकसभा है उससे अप्रूव कराना, मतलब लोकसभा की सिंपल मेजोरिटी। तो आगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा विद द कंकरेंस ऑफ लोकसभा। ये रिमूव करेंगे, कोई इंपीचमेंट उस तरह का नहीं है जैसे कि राष्ट्रपति का 2/3 बहुमत वाला, लेकिन हटाया जा सकता है, मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 356, विच टू स्टेट हैव ए कॉमन हाईकोर्ट? निम्नलिखित में से आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आसान है जिसमें कि ज्यादातर स्टूडेंट आंसर दे पाए। ठीक है। सभी का पार्टिसिपेशन भी जरूरी होता है। ठीक है। तो फटाफट देखिए कि विच टू स्टेट हैव कॉमन हाई कोर्ट? निम्नलिखित में दो कौन से स्टेट्स है जिनका कॉमन हाई कोर्ट है? तो बहुत आसान सा इसका आंसर है हरियाणा और पंजाब, उसका कॉमन हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब का चंडीगढ़। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 357 आ गया है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय। टेक्निकली आंसर क्या होगा कि जो दिन डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन है, हर रोज का जो कामकाज है, जैसे मुख्यमंत्री संभालता है किसका? एक राज्य का, तो उसी तरह से क्या है कि यूनियन टेरिटरी के केस में भारत में कौन ये काम संभालता है? तो वो संभालता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रेसिडेंट, गवर्नर, होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो यूनियन टेरिटरी के जो डे टू डे ऑपरेशन होते हैं, डे टू डे का एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालता है, और वो एजेंट किसका होता है? वो राष्ट्रपति का होता है, मतलब राष्ट्रपति के देख रेख में ही राष्ट्रपति के नाम से वो काम करता है, राष्ट्रपति के नाम से वो डे टू डे का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो क्योंकि ऑप्शन तो एडमिनिस्ट्रेटर है ही नहीं, वरना एडमिनिस्ट्रेटर भी आप ओवरलीक कर सकते थे। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन आपका, फाइनेंस कमीशन है वो क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, एक एनुअल बॉडी है, एक ट्राइनेनियल बॉडी है, या क्यूनक्विनियल बॉडी है? पंचवर्षीय निकाय है, त्रिवर्षीय निकाय है, वो क्या है? किस तरह की बॉडी है? ठीक है, किस तरह की बॉडी है? तो आमतौर पे क्या है कि स्टूडेंट इसका गलत आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको अंडरस्टैंड करने की बजाय वो जल्दबाजी में आंसर दे सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है वो इसका होगा डी। 5 साल के लिए पंचवर्षीय निकाय है, फाइनेंस कमीशन है, 5 साल के लिए इसका एक चेयरमैन होता है और 4 इसके मेंबर होते हैं। सुप्रीम ये प्रेसिडेंट द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है और एक संवैधानिक बॉडी है। ये परमानेंट नहीं है, हर 5 साल के बाद में एक अलग बॉडी बनती है। ये कोई परमानेंट नहीं है। परमानेंट कौन सी होती है? राज्यसभा एक परमानेंट है, हमेशा वही रहती है, लेकिन ये 5 साल के बाद चेंज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 359 क्या दिया हुआ है इसमें कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। भारत में जो न्याय समीक्षा है उसका आधार क्या है? रूल ऑफ लॉ है, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है, या प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशन है? मतलब
की जो परंपरा है, उदाहरण है, जैसे इंग्लैंड में होती है चीजें ज्यादातर, क्या उसके अनुसार है क्या? तो यहाँ पे जो जुडिशियल रिव्यू है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ उसके मुताबिक है। मतलब कि जो जुडिशरी है वो ये देखेगी कि क्या पार्लियामेंट को इस पे कानून बनाने का अधिकार है और ये जो अधिकार है उसका सही इस्तेमाल किया है। जो प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे कि अगर मान लो फंडामेंटल राइट का कोई उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ठीक है, ये सारी चीजें वो देखने की कोशिश करती है। तो ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसको अगर प्रॉपर अंडरस्टैंड करना हो तो थोड़ा पढ़ भी ले सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है संविधान में कि जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज गवर्न बाय प्रिंसिपल प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अंडर इट कोर्ट्स कंडक्ट वन टेस्ट वेदर द लॉ हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द पावर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द लॉ मेकिंग बॉडी एंड फॉलोज द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर और नोट। तो ये सारी चीजें उसको वो फॉलो कर रही है, ठीक है। इसका टेक्निकल आंसर है। इस तरह क्वेश्चन में कई बार आपको थोड़ा सा रट्टा भी मारना पड़ता है समझने के साथ साथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 360 आ गया है और ये दिया हुआ है ए लॉ कैन बी इनेक्टेड और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इशूड इवन कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 19 ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के दौरान ए लॉ कैन बी इनेक्टेड एग्जीक्यूटेड ऑर्डर इश्यू इवन कॉन्ट्रेरी टू आर्टिकल 19। मतलब आर्टिकल 19 का भी उल्लंघन हो सकता है या फंडामेंटल राइट है उसको भी बाय पास किया जा सकता है। इस तरह का कोई इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी की जो घोषणा होती है उस दौरान, ठीक है, वो किस तरह की सिचुएशन होगी? कॉज्ड बाय वार और एक्सटर्नल अग्रेशन, कॉज्ड बाय इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन, कॉज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन या कॉज्ड बाय फाइनेंशियल क्राइसिस। तो ये कौन सी सिचुएशन है वो होगी इसमें। तो जब एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, अगर एक्सटर्नल अग्रेशन होता है, बाहरी देश को आक्रमण कर देता है या बाहरी देश के साथ में युद्ध छिड़ जाता है, उस तरह की सिचुएशन में जो फंडामेंटल राइट है वो सस्पेंड हो जाते हैं। आर्टिकल 19 वाले भी जो फ्रीडम वाले हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ए। फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी एज मेंशन अंडर आर्टिकल 352। 6 fundamental right under Article 19 are automatically suspended in case under national emergency is imposed on the ground of war or external aggression which is stated under Article 358। तो ये बात कहाँ पे लिखी है? ये बात लिखी है आर्टिकल 358 में कि आपके फंडामेंटल राइट है 19 आर्टिकल में जो लिखे हैं, नेशनल इमरजेंसी अगर वो लगती है वार की वजह से, एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, तो सस्पेंड हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन आ गया है और क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। कि भारत में राष्ट्रपति शासन है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बारे में कुछ वृत्तांत है प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया। तो आपको बताना 3 स्टेटमेंट है और नीचे देख लीजिए विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो हमें देखना कि तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट देखिए, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि प्रेसिडेंट रूल है तब लग सकता है जब राज्य है वो संविधान के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, संवैधानिक प्रावधान है उसका अनुकरण नहीं किया जा रहा है, उसके अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। दूसरा क्या है? imposition of the president rule is approved by the president and does not require the sanction of parliament। कि प्रेसिडेंट रूल है राष्ट्रपति लगा सकता है, कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा, राष्ट्रपति ने लगा दिया और उसके बाद क्या है, पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट ये आपकी। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है? ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मतलब जो प्रेसिडेंट रूल है उसकी घोषणा may be revoked by the president at any time by subsequent proclamation without parliament approval। कि पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है, अगर एक बार लगा दिया राष्ट्रपति शासन तो उसको हटाने के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने, कौन सी करेक्ट है? तो देखो पहली करेक्ट है और तीसरी करेक्ट है, दूसरी नहीं है। क्यों नहीं है दूसरी नहीं है? अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट की उसमें जरूरत नहीं होती, मतलब वो ज्यादा डेमोक्रेटिक काम है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास होना जरूरी है सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो ये क्या है कि ये गलत हो गया, फिर दूसरा गलत हो गया क्योंकि पास पार्लियामेंट से करवाना, इसमें लिखा हुआ नहीं करवाना। ये ठीक है क्योंकि बिना उसको हटाया जा सकता है बिना पार्लियामेंट अप्रूवल।
और राष्ट्रपति शासन तब लग सकता है जब संविधान के मुताबिक सरकार नहीं काम कर रही है। ठीक है, तो पहले और तीसरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया है आपका, क्वेश्चन नंबर आ गया है कि मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज है वो कितनी है या कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल होना जरूरी है और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, एमपी बनने के लिए लोकसभा का 25 साल होना जरूरी है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए सरपंच बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, सरपंच लोकल बॉडी का बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, आपको ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया कई बार अखबारों में किताबों में आपको मिलता है, उसका मतलब क्या है? ग्रेटर इंडिया क्या मतलब है? ये ग्रेटर नोएडा नहीं है, ग्रेटर इंडिया है। तो ग्रेटर इंडिया का मतलब होता है कल्चरल यूनिटी अक्रॉस ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बीच में आ गया, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री है उसको हटा दो। तो जो कल्चर, जो भारत की कल्चर के साथ में, अगर जैसे नेपाल की कल्चर भी हो सकती है मिले, थाईलैंड की कल्चर भी कुछ मिल सकती है, श्रीलंका के भी कुछ मिल सकती है, तो उसको जो कल्चरल एक डायनेमिक्स को लिया जाता है उसमें, और उसको बोला जाता है ग्रेटर इंडिया। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान का भी भारत के साथ कहीं ना कहीं उसकी कल्चर है वो मैच होती है, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं कल्चरल ग्रेटर इंडिया। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो कितने समय के लिए रह सकता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए रह सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अध्यादेश वो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन मैक्सिमम अवधि है उसकी, देखो 6 महीने क्या है कि, अब समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आमतौर पर स्टूडेंट गलत कर देते हैं, ऑप्शन भी इसमें बड़ा मैटर कर जाता है कि आपको ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। अब ऑप्शन में 6 महीने और 6 वीक तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसको 6 महीने रख लेते हैं वहां तो, लेकिन इसको समझिए क्या है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश है वो 6 महीने के लिए हो सकता है। मैक्सिमम लाइफ है ऑर्डिनेंस की 6 महीने और 6 वीक हो सकती है, क्योंकि ऑर्डिनेंस है जब पार्लियामेंट का सेशन, देखो एक सेशन और 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो कितने दिन का हो सकता है, वो 6 महीने का हो सकता है। समझिए इसको कि एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने का फर्क है, तो इसलिए इसका नाम है 6 महीने, यहाँ पे हो गए 6 महीने ड्यूरेशन। लेकिन जब ये सेशन स्टार्ट हुआ उसके बाद 6 वीक में उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करते हुए एक्ट बनाना जरूरी है, मतलब उसका एक्ट नहीं बना, 6 महीने के अंदर पास नहीं हुआ तो वो बंद हो जाएगा, स्वतः ही वो लैप्स हो जाएगा ऑर्डिनेंस। तो इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम अवधि ऑर्डिनेंस की हो सकती है 6 महीने और 6 वीक मिला दिया जाए उसको। ठीक है, तो इसको पूरा समझना है आपको, वरना ये क्वेश्चन बहुत गलत होने की संभावना होती है। विच इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायतें या म्युनिसिपलिटी होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, टायर 3 वाली, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा काम उसके अधीन नहीं आता? क्या पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। तो लॉ एंड ऑर्डर है, मतलब कि पुलिस वाला काम है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। इसके अलावा बाकी तीनों काम है, बहुत सारे और भी काम होते हैं, वो कौन करता है? वो म्युनिसिपलिटी या फिर पंचायत करती है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ हुआ, सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर हुआ, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क हुआ, लाइटिंग और वाटरिंग है पब्लिक स्ट्रीट की वो हुआ, पब्लिक स्ट्रीट को क्लीन करवाना, गलियों का नाम रखना, ठीक है, और हाउसिंग के नंबर रखना, प्राइमरी स्कूल को मेंटेनेंस करना, पब्लिक हॉस्पिटल को मेंटेन करना, ये सारा काम म्युनिसिपलिटी या पंचायतों का होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर आ गया है 366, रिसोर्सेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट्स आर टर्म्ड स्टेटरी इफ दे आर मेड। क्वेश्चन क्या है कि रिसोर्सेज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर स्टेट के पास में रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर दिया जाए तो वो रिसोर्सेज हो गया, मतलब वो पैसा है, स्टेटरी कब कहलाता है, वैधानिक कब कहलाता है? वो जब वो रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की, उस केस में वो वैधानिक कहलाएगा, उस केस में वैधानिक कहलाएगा। इसको समझिए आप, इसको समझिए, देखिए
जो ट्रांसफर है वो उसके तीन चैनल हो सकते हैं, तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकते हैं केंद्र से राज्यों के पास में रिसोर्सेज या पैसा। एक होता है डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट एज रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन, जिसको स्टेटूटरी ट्रांसफर बोलते हैं, वैधानिक ट्रांसफर हो गया ये, जिसका कि हमारे पास आंसर था इस क्वेश्चन का, वो तो ये हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है कि सेंट्रल असिस्टेंट टू स्टेट प्लान एज एलोकेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, या नीति आयोग या सरकार सोचती है, वित्त मंत्रालय सोचता है कि राज्यों को ये सहायता देनी है, जो स्टेट के प्लान होते हैं उस प्लान में उसका हिस्सा होगा, जो प्लानिंग कमीशन के अनुसार चल रहा था। तीसरा क्या तरीका है कि सेंटर है वो स्टेट को सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, और अदर नॉन प्लान असिस्टेंट हो सकता है लोन वगैरह के जरिए, उसके जरिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट इंडिया को, वो स्पेशल पावर होती है, डिस्क्रिशनरी ट्रांसफर है वो उसके आधार पे किया जा सकता है। तो ये तीनों आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, समझ लेना है कि ये मामले क्या थे। आगे देखिए क्वेश्चन में, वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर लोकेटेड इनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेजिस्लेट ऑन काउ स्लॉटर, मतलब कि गो हत्या पे कानून बनाने में सक्षम करने वाली संवैधानिक शक्ति है वो केंद्र सरकार को कहां से मिली है। केंद्र सरकार अगर गौ हत्या पे, गो हत्या पे, काउ स्लॉटर पे अगर प्रतिबंध लगाने चाहती है, या उसके लिए इस तरह के कानून बनाती है कि वो गो हत्या कम से कम हो या न हो, वो बात कहां पे लिखी है, ठीक है, संविधान में से उसको कहां से मिलती है पावर वो, तो वो मिलती है आर्टिकल 48 डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 48 में क्या बोलता है, ये आर्टिकल 48 में जो लिखी हुई बात वो समझ लेते हैं इसको, कि स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस एंड शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड अदर मिल्स एंड ड्रोट कैटल, मतलब जो इस तरह के गाय हैं, बछड़े हैं, ठीक है, दूध देने वाले पशु हैं, उनका हत्या नहीं होनी चाहिए। इस तरह के स्टेप्स है सरकार उठाए, और जो सोच है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की वो ज्यादातर मॉडर्न लाइंस पे हो, साइंटिफिक आधार पे हो, ठीक है, ब्रीडिंग बढ़िया हो, इसके लिए सरकार कोशिश करे। तो ये एक 48 आर्टिकल में से निकल कर आती है जो सरकार को पावर मिलती है इस पे कानून बनाने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समझिए पिछले दो तीन साल में इस पे जिक्र आया है जिसमें कि वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिली है, वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिली है। तो आपको ये देखना है कि ये क्या है पूरा फंडा, ये क्या किस आर्टिकल के तहत में क्या दिया हुआ है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट, कि संविधान का कौन सा प्रोविजन है, इनमें से कौन सा प्रोविजन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजर्वेशन जॉब में और जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं जहां पे एडमिशन लेना होता है वहां पे वीकर सेक्शन है सोसाइटी की, उनके लिए वो कानून बना सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। मतलब सरकार को लगता है कि वो पर्टिकुलर सेक्शन है वो उसका रिप्रेजेंटेशन कम है, उनको दिक्कत आ रही है, तो सरकार ऐसा कर सकती है। तो ये है आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल 16 है, उसका इस्तेमाल कर सकती है सरकार, ठीक है। आप चाहें तो पूरा पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो बात ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है, उसके अंदर ये 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो क्या है कि वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, और एक आर्टिकल 16(6) है इंसर्ट किया था संविधान में, जिससे कि संविधान में परिवर्तन तो करना पड़ा था, ठीक है, जिससे वीकर सेक्शन को इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दिया जा सके। पहले सोशल आधार पे था, मतलब कास्ट बेस्ड था, अब कास्ट की बजाय एक आर्टिकल को ऐड करना पड़ा, एक्सपेंड करना पड़ा इनफैक्ट इस आर्टिकल को, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 369, विच टाइप ऑफ ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कैग द्वारा किस टाइप के ऑडिट किए जा सकते हैं, कैग द्वारा किस टाइप के ऑडिट किए जा सकते हैं। तो कैग है वो लीगल भी कर सकता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट भी हो सकता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या होता है, लीगल क्या होता है, लीगल होता है कि जो बजट में पास हुआ था, बजट का प्रावधान था, डिपार्टमेंट के रूल एंड रेगुलेशन थे, उसके अनुसार वो पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ है। मतलब अगर जिस स्कीम को पैसा दिया गया था
क्या उस स्कीम में वो पैसा लगा है या नहीं लगा या इधर उधर हो गया है। तो उस तरह के ऑडिट को, जिसको लीगल एंड रेगुलेटरी ऑडिट बोला जाता है, एक तो वो हो गया। दूसरा क्या है कि विजडम। विजडम मतलब लगा तो है, लेकिन क्या इतना पैसा लगना चाहिए था। मान लो चंडीगढ़ से दिल्ली है, वो बस का किराया है 200 रुपए, लेकिन जो खर्चा कर दिया, खर्चा किया तो बस पे के किराए पे है, लेकिन खर्चा दिखाया जा रहा है वो 2 लाख रुपए दिखाया जा रहा है। तो उसका विजडम क्या बोलेगा कि आपने खर्चा तो किया, रूल तो फॉलो कर लिया, लेकिन 2 लाख नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, आपने बिल फर्जी है। तो उसको बोलते हैं विजडम वाला काम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बी हो गया। तो ए और बी दोनों तरह के ऑडिट किए जा सकते हैं, मतलब अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए वो फैसला कर सकते हैं, ऐसा रिकमेंडेशन दे सकते हैं अपनी रिपोर्ट में। तो आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 370। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अश्योर्ड इन। जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी होती है, सरकार की स्थिरता है, वो किस तरह की गवर्नमेंट में ज्यादा होती है। तो सरकार की जो स्थिरता होती है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, मतलब जो एक पार्टी वाली सिस्टम होता है, पहले बहुमत वाली पार्टी है, उसका वो नेता चुनेगी, फिर वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो गठबंधन है, किसी ने वापस ले लिया समर्थन, तो सरकार गिर सकती है। या क्या है कि इंटरनली उनमें आपस में पॉलिटिकल कंपटीशन है और किसी ने आपस में नहीं बन रहे, 2 गुट में बंट गई पार्टी, तो भी सरकार गिर सकती है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर एक बार प्रेसिडेंट बन गया है वो, तो उसको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसको हटाना मुश्किल होता है जब तक कि उसका कार्यकाल न खत्म हो जाए। तो इस तरह की गवर्नमेंट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वो अपना फैसला है वो इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, उसका कोई बाकी जो मेंबर है उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, वो अकेला ही है अब। ठीक है, जैसे अमेरिका में अब डोनाल्ड ट्रंप को हटाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके खिलाफ अभी वो आया महाभियोग, वो कामयाब नहीं हुआ। वहां पे महाभियोग पास करवाने में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में। ठीक है, आगे देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई है और आपको बतानी, ये देख लीजिए यहाँ पे कि क्या बताना है आपको कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। करेक्ट स्टेटमेंट निम्नलिखित में से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो क्या है, पहले देखिए, एब्सेंटी वोटर रेफर टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आप देखिए समझिए इसको। हो सकता है आपने इस तरह क्वेश्चन कभी पढ़े ना हो, या अखबारों में आते हैं ये, लेकिन आपने इस तरह का बहुत कभी ध्यान ही नहीं दिया हो इस बात पे। एब्सेंटी वोटर रेफर टू ए वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू द पोलिंग स्टेशन। अनुपस्थित मतदाता किसको बोला जाता है, उसका मतलब यह है कि वो वोटर जो कि एक्चुअल में पोलिंग स्टेशन पे जाने में काबिल ही नहीं है, सक्षम नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा एज हो गई, 80+ एज हो गई है, विकलांग है, वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं जा सकता, तो उसका वोट है वो बैलेट पेपर के जरिए है वो करवाया जा सकता है। एक पहली स्टेटमेंट ये है, क्या करेक्ट है ये। दूसरी क्या है, पावर टू इंक्लूड एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन लाइक डिसेबल्ड एंड पर्सन पीपल ओवर 80 ईयर्स ऑफ एज इन द एब्सेंटी वोटर लिस्ट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास ये पावर है, क्या उसके पास ये पावर है उसको इंक्लूड करने की। तो ये पावर उसके पास नहीं है, वो तो इंप्लीमेंट करवाएगा, जो कानून बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इसको थोड़ा समझ भी सकते हैं आप कि डिसेबल्ड और 80 साल से ऊपर, मतलब कि जो विकलांग और 80 साल से ऊपर, डिसेबल का मतलब यही है यहाँ पे कि नाउ अब क्या कर सकते हैं। पहले वोट डालने के लिए उनको जाना पड़ता था, लेकिन अब बिना उसको वहां पे जाए हुए पोलिंग स्टेशन पे वो पोस्टल बैलेट के जरिए भी वोट डाल सकते हैं। एट प्रेजेंट वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट इज अवेलेबल टू आर्म फोर्सेज एंड दोज असाइंड पोल ड्यूटीज। कि जिनको पोल ड्यूटी पे असाइन किया जाता है और आर्मी में है, वो इस तरह की फैसिलिटी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और जस्टिस ने एक अमेंडमेंट लाया, किसमें, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। तो जो गवर्नमेंट है, जो लॉ मिनिस्ट्री है, उसने इन रूल्स को चेंज किया। और किसका रिकमेंडेशन थी, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन थी कि ये लोगों को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए बैलेट पेपर के जरिए। ठीक है, अब क्या है, एब्सेंटी वोटर रेफर टू ए वोट कास्ट बाय समवन हु इज अनेबल टू गो टू द पोलिंग स्टेशन।
ये इसका पूरा मामला बनता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 372, और इसमें क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कि मैक्सिमम संख्या कितनी होती है राज्यों की विधानसभाओं की, कितनी मैक्सिमम हो सकती है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो कितनी मैक्सिमम हो सकती है, ये हो सकती है मैक्सिमम 500, मैक्सिमम 500 तक जा सकती है, मिनिमम 60 हो सकती है, लेकिन उसमें संविधान में कुछ परिवर्तन करना पड़ा क्योंकि कुछ राज्य इतने छोटे वहां पर 60 भी नहीं हो रहे। तो गोवा, सिक्किम, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी के लिए 60 से कम है, उसके लिए संविधान में एक्सेप्शन करना पड़ा, संशोधन करना पड़ा। आगे देखिए, इन इंडिया रेजिडरी पावर आर वेस्टेड विद, जो रेजिडरी पावर होती है, एक है केंद्र की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, फिर राज्यों की लिस्ट होती है, फिर कंकरेंट लिस्ट होती है। तो जो कोई मेंशन नहीं है, अब पहले पता नहीं होता था कि सोशल मीडिया भी इस तरह से आ जाएगा, आईटी एक्ट भी आ जाएगा, आज के टाइम में रोबोट आगे आने वाले टाइम में है, कुछ स्पेस की बातें आएंगी। तो उस तरह की चीजों पे जहां पे रजिस्ट्री पावर है वो किसके पास है, वो है यूनियन गवर्नमेंट के पास में, केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट है, वहां पे वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए 374 क्वेश्चन, विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि भारत की पार्लियामेंट ने पूरे वर्ल्ड की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें क्या कौन सी इनोवेटिव डिस्कशन की चीज दी पार्लियामेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 0 आवर्स है, वो दिया 0 आवर्स है, वो एक इंडियन इनोवेशन है, और वो 1962 जब भारत और चाइना की लड़ाई हुई उसमें एक इनोवेशन भारत ने कर ली 0 आवर की। इसमें क्या होता है कि ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है 0 आवर, ये इनफॉर्मल डिवाइस है एमपी, जिसमें कि क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं बिना 10 दिन के नोटिस के, बिना एडवांस नोटिस दिए हुए, बिकॉज ये मैटर होते हैं बिल्कुल पब्लिक इंपोर्टेंस के, और 10 दिन का समय वेट करने के लिए ज्यादा हो जाता है, तो इमीडिएटली वो क्वेश्चन पूछने का उनको राइट है 0 आवर, इसलिए उनका नाम दिया गया। आगे देखिए, फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान को इंटरप्रिटेशन की या व्याख्या करने का जो फाइनल अथॉरिटी है, जो एक बार व्याख्या कर दी उसने, वो कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा होगा जो सीए वाला मामला है वो कोर्ट में गया है, 370 वाला मामला है वो कोर्ट में गया है, किस आधार पर गया, कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल बता देगा कि ये संविधान के मुताबिक है या नहीं है। आगे देखिए, द वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोअर्ड फ्रॉम 21 से लेकर 18 साल, पहले 21 साल होती थी, अब 18 साल कर दी गई है। तो बताना है कि उसके लिए क्या करना पड़ा था, उसके लिए क्या सीधा कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो गया, मतलब सरकार ने आदेश दे दिया, पार्लियामेंट में कोई कानून बना, कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में परिवर्तन हुआ, या प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में इसमें संशोधन करना पड़ा, और उसका नाम क्या था, और ये था 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और जिसको कि ये कब हुआ, 1988 में हुआ। ठीक है, अब लोकसभा में और जो असेंबली है वहां पे 21 से 18 साल एज हो गई है वो डालने के लिए। ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ज्वाइंट सेशन है दोनों हाउसेज का, उसके लिए समन या उसको बुलाता कौन है, समन कौन करता है ज्वाइंट सेशन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट है वो समन करते हैं, और जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसको फिर प्रेजाइडिंग करते हैं, मतलब उसका वो अध्यक्ष होते हैं, उस टाइम में उसका कामकाज करवाते हैं। अगर वो नहीं होता तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, अगर वो नहीं होता तो फिर राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन करते हैं। इसमें राज्यसभा के चेयरमैन का रोल नहीं आता क्योंकि वो मेंबर नहीं है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 378। क्या है इस क्वेश्चन में 378 में, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। क्या दिया हुआ यहाँ पे कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, कि भारत का जो गणतंत्र है, भारत संविधान में उस टाइम में क्या लिखा हुआ था जब 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ, उस दौरान लागू होते टाइम में उस दौरान वो उसमें क्या था लिखा हुआ, क्या वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या डेमोक्रेटिक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सोवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, या सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। ठीक है, उस टाइम में वो क्या था।
तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या है ये? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। जो सेक्युलर वर्ड है और सोशलिस्ट वर्ड है वो बाद में ऐड किए गए 42वां संवैधानिक संशोधन, उसमें सोशल, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड है वो ऐड किए गए थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 379। क्या दिया हुआ है? हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजाइड ओवर द लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा का स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, तो उस तरह की सिचुएशन में उनके एब्सेंट में कौन उसकी कार्रवाई को करेगा, लोकसभा की कार्रवाई को कौन चलाएगा, उस टाइम में प्रेजाइडिंग ऑफिसर का काम कौन करेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जो स्पीकर होता है वो क्या है कि एक पैनल का गठन करता है जिसको कि चेयरपर्सन का पैनल बोलते हैं, और उसमें से ही कोई बंदा होगा उस टाइम में वो कामकाज करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है, इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, सी है इसका राइट आंसर है। और इस तरह के जो बंदे होते हैं ना, वो क्या है कि 10 बंदों से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 चेयरपर्सन से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब कि साइड में 10 का एक रिजर्व कोटा होता है जो कि बिजनेस को कंडक्ट करवाएगा पार्लियामेंट में। ठीक है, ये प्रोसीजर है अगर डिप्टी स्पीकर या स्पीकर न हो तो। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल थ्रो ऑल पब्लिक प्लेसेस टू ऑल सिटीजन। ऑल प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस टू ऑल सिटीजन, कहने का मतलब है कि कौन सा आर्टिकल है ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धर्म के, जात के, रिलीजन के, लिंग के, बिना किसी भेदभाव के लिए सभी पब्लिक प्लेसेस हैं वो खुले हो। ये कौन सा आर्टिकल है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने आयुष्मान खुराना की पिक्चर देखी हो, आर्टिकल 15, जो इसी बात पे लड़ाई है, इसी बात पे लड़ाई है, वो जो बोलता है ना डायलॉग कि किसका खून है। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल 15(2) है राइट आंसर इसका। आगे देखिए, क्वेश्चन है 381 और क्या दिया इस क्वेश्चन में? It shall be the endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facility for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority group. This is ये क्या है? आपने इस स्टेटमेंट को अगर समझा हो, ठीक है, इसको समझा हो तो देखिए क्या होगा। इसको समझिए स्टेटमेंट को, प्रत्येक राज्य में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होते हैं कि जैसे मान लो हरियाणा है, हरियाणा में हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हो जो तमिलनाडु से हो सकता है कुछ लोग वो कर्नाटक से हो, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गई। अब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का वो हर राज्य का और लोकल अथॉरिटी का जो राज्य में वो ये उनका कर्तव्य है कि वो मदर टंग में उनको प्राइमरी एजुकेशन है वो करवाए, प्राइमरी एजुकेशन है वो करवाए, एडुकेट फैसिलिटी वो दे वहां पे। तो ये क्या है? क्या ये फॉर्म्स पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है क्या उनका? पार्ट 3 के तहत फंडामेंटल राइट है क्या? दूसरा क्या है? प्रोविजन मेड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है क्या? क्या कोई पार्लियामेंट में ऐसा कानून है बनाया हुआ है कि आपको करना ही करना पड़ेगा? जस्टिसेबल इन कोर्ट्स इफ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि अगर सरकार ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये 1, 2, 3 में आपको बताना है। तो ये क्या है कि कुछ भी नहीं है इनमें से, नन ऑफ अबव है, क्योंकि इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दैट अपार्ट फ्रॉम द डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड इन पार्ट 4 देयर आर सम अदर डायरेक्टिव्स कंटेंट इन अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके तहत बताया जा रहा है, दूसरा क्या है कि इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 350A इन पार्ट 17। All the above statement 1, 2 and 3 are wrong as directive principle are non-justiciable। मतलब इसका जो आंसर है ना वो आपको 2-3 चीजों में मिलेगा। एक क्या है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसको सुनिश्चित करता है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो नॉन जस्टिसिएबल है, तो जो आखिरी वाला ऑप्शन था, जो थर्ड ऑप्शन है, तो वैसे ही बाहर हो गया। अब वो फंडामेंटल राइट कोई भी नहीं है इसमें इस तरह से प्रोवाइड करना, और नई सरकार का कोई एक्ट है। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल और 350 आर्टिकल 350A आर्टिकल है उसका सहारा लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 382।
और ये क्या बोलता है 382 क्वेश्चन के एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन, कि पार्लियामेंट का इलेक्शन को लड़ने के लिए कितनी एज से कम नहीं होनी चाहिए, कितनी एज से कम इसकी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे नए तो दिया है लोकसभा और नए दिया है राज्यसभा, तो इसका मतलब पार्लियामेंट की बात आएगी। अब पार्लियामेंट की बात आएगी तो उसमें लोकसभा वाला सबसे कम होता है तो वो इंक्लूड माना जाएगा, ठीक है ना, लोकसभा वाला इंक्लूड है वो माना जाएगा। तो लोकसभा के लिए 25 साल होती है, राज्यसभा के लिए 30 साल होती है, तो मिनिमम 25 होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए, वो भी 25 होनी चाहिए, वो भी कितनी 25 होनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा का मेंबर है वो प्रधानमंत्री बन सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 383 और क्या है इसमें, तानाशाह डेस्पोटिज्म इज ए पॉसिबल इन, कहां पे संभव है तानाशाही, एक पार्टी सिस्टम होता है उस वहां पे, या टू पार्टी सिस्टम है, या मल्टी पार्टी स्टेट है, टू एंड मल्टी पार्टी स्टेट दोनों में हो सकता है। तो देखो जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसकी संभावना कम होती है क्योंकि बार बार सरकार कभी किसी की आ गई कभी किसी की आ गई। फिर क्या होता है टू पार्टी में, जैसे अमेरिका में है, कभी उसकी सरकार आई कभी उसकी सरकार आई, लेकिन जब एक ही पार्टी हो तो वहां तानाशाही होगी, जैसे कि चाइना है, एक ही पार्टी सिस्टम है वहां पे, ठीक है। तो वन पार्टी सिस्टम में संभावना ज्यादा होती है डेस्पोटिज्म की, तानाशाही की, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत के संविधान में जो सब्जेक्ट हैं कितने हैं यूनियन लिस्ट में, कितने सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 100 है, 100 है। जब भारत आजाद हुआ था पहले ओरिजिनली 97 थे, अब क्या है 100 हो गए। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, कि जो मंत्री परिषद है वो राज्य में किसके प्रति जवाबदेह है, किसके प्रति जवाबदेह है, तो इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति, लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति है वो जवाबदेह है। वैसे ही क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, मतलब अगर भारत की बात करें, नेशनल स्तर की बात करें, तो पार्लियामेंट मतलब स्पेसिफिक टू लोकसभा उसके प्रति जवाबदेह है। तो इस केस में स्टेट पूछा है तो राज्य वो हो जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। आगे देखिए और आर्टिकल कौन सा है, जो अगर स्टेट की बात करें तो 164 है, फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू द इंडियन सिटीजन कैन नॉट बी सस्पेंडेड, फंडामेंटल राइट ग्रांटेड टू इंडियन सिटीजन क्या है, उससे रिलेटेड तथ्य दिया हुआ है कि ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है कि वो सस्पेंड नहीं हो सकते, कैन बी सस्पेंडेड कि वो सस्पेंड हो सकते हैं, कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबोव इज करेक्ट। तो थोड़ा सा आपका टेस्ट कर रहा है, नॉलेज भी टेस्ट कर रहा है, फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है कि कैन बी सस्पेंडेड है, थोड़ी देर पहले भी इसका जिक्र आया था दूसरे रूप में, क्यों सस्पेंडेड हो सकता है, फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 359, कब जब एक्सटर्नल अग्रेशन होता है या वार होती है, उस तरह की सिचुएशन आए तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन है कि इन ए फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट्स एंजॉय, संघीय सरकार होती है जहां पे यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, राज्यों का अपने काम होते हैं, केंद्र के अपने काम होते हैं, उसकी बात हो रही है। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट्स एंजॉय क्या करते हैं, ठीक है, ओरिजिनल पावर, पावर डेलीगेटेड बाय द सेंटर, पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर गिवन बाय द पीपल। तो इस तरह क्वेश्चन फिर गड़बड़ होने की संभावना हो सकती है अगर आपने ढंग से इंडियन पॉलिटी को नहीं पढ़ा है तो इसमें जो अभी भी पहले भी क्वेश्चन आया था कि संविधान में बिल्कुल अलग अलग चीजें लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि ये यूनियन लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट है। तो पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एंजॉय करता है फेडरल गवर्नमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आ जाता है 388, इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कितने साल के लिए कब तक पद पे बने रह सकते हैं, कितने साल के लिए या कब तक पद पे बने रह सकते हैं। तो वो अगर 65 साल उनकी मैक्सिमम एज है और 6 साल और 65 साल, मतलब कि जो पहले हो जाएगा, अगर वो मान लो 64 साल के बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो 1 साल मिलेगा उनको, और अगर वो बन गए हैं कि 56 ईयर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर
तो उनको 6 साल मैक्सिमम मिल सकते हैं, क्यों 65 में रिटायरमेंट हो जानी है, तो जो पहले होगा वो बाहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे देखिए, हु इज रेफर्ड टू एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेज इन इंडिया। आसान सा क्वेश्चन है कि बताना है आपको कि भारत में सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होता है, क्या डिफेंस मिनिस्टर होता है या आर्मी का जो स्टाफ है जनरल होता है वो होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों सेनाओं के मुखिया होते हैं। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है इसका आर्म फोर्सेस का पूरा, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उसके अंतर्गत आता है। 390 क्वेश्चन है कि कैन ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा होमवर्क के लिए। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे कि अगर कोई एमपी नहीं है, लोकसभा का भी नहीं है और वो राज्यसभा का भी नहीं है, तो क्या फिर भी मिनिस्टर बन सकता है, क्या मंत्री फिर भी बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है या नहीं बन सकता, ये बताना है कि नो, यस, यस प्रोवाइडेड द पार्लियामेंट अप्रूव ऑफ सच एन अपॉइंटमेंट, यस बट ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ ऑफ द अपॉइंटमेंट। इसका राइट आंसर क्या है, डी है। वो बन सकता है, ही हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ ऑफ अपॉइंटमेंट, कि जब भी उसके मंत्री बने उसके 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का वो सदस्य होना चाहिए। ठीक है, और वो जो मेंबर है वो या तो इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए या नॉमिनेटेड होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉमिनेटेड भी हो सकता है, जैसे कि रंजन गोगोई है वो नॉमिनेटेड मेंबर बने राज्यसभा, क्या वो मंत्री बन सकते हैं? हाँ, वो बन सकते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बनता है कि क्या भारत में आज तक कोई नॉमिनेटेड मेंबर पार्लियामेंट का वो मंत्री बना है, वास्तव में बना है क्या, या सिर्फ इलेक्टेड बनते हैं? तो यहां बन तो सकता है, लेकिन कब बना था या कौन बना था, ये आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है। रिसर्च कर लो थोड़ी, इससे कुछ और भी दिमाग में आ जाएगा, इंटरेस्ट बनेगा पॉलिटी में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया मैंने कि भारत के कौन थे वो जो कि नॉमिनेटेड बने, या आज तक कोई नहीं बना मंत्री। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 391। क्या है इस क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड कुछ एक नीचे स्टेटमेंट आपको दी हुई है, कुछ एक तथ्य दी हुई है लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड आप बहुत कुछ जानते हैं, तो आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट, पहले ये देख लिया करो इस तरह क्वेश्चन में कि कौन सी इनकरेक्ट है। आपको बताना है जो 3 स्टेटमेंट है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बताइए कौन सी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्पीकर हैज टू वेकेट हिज ऑफिस इफ ही इज रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय 1/10 ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द लोकसभा। मतलब क्या है कि स्पीकर को हटना पड़ेगा अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर है वो एक प्रस्ताव पारित कर दे तो। क्या ये बात करेक्ट है, ये आपको बतानी है। क्या बात करेक्ट है कि 1/10 अगर मेंबर है वो एक प्रस्ताव पारित कर दे तो उसको हटना पड़ेगा? पहला स्टेटमेंट तो ये है। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, कि जब भी लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है, स्पीकर है उसका पद खाली हो जाता है और एक नया स्पीकर वो इलेक्ट होता है जब लोकसभा मिलती है दोबारा। तो जैसे लोकसभा भंग हुई उस टाइम में स्पीकर है वो हट जाएगा, और जब नई लोकसभा आएगी तो फिर क्या है कि दोबारा स्पीकर चुना जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट ये है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, ही इज द गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट्स कमेटी, कि वो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, एमपी होते हैं, उनका पावर का और प्रिविलेजेस का एक गार्जियन है, संरक्षक है वो। ठीक है, और उसकी कमेटी, जो भी कमेटी बनती है उसका भी संरक्षक है। तो 3 स्टेटमेंट दिए। तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर क्या है, इसकी तीनों ही गलत है। ये क्यों गलत है, पहले तो ये देखो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें राज्यसभा का तो होता नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में तो दोनों आ जाते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। तो ये तो इसलिए गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं है, इसमें पार्लियामेंट लिख दिया तो राज्यसभा आ गया, तो वो राज्यसभा का तो होता नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब आ जाते हैं पहले पे, ये 1/10 नहीं है, इसमें क्या है कि बहुमत चाहिए कम से कम, क्योंकि सरकार लोकसभा में जिसका बहुमत होगा उसी का स्पीकर होगा। तो यहाँ पे 1/10 से कुछ नहीं होगा, जब तक कि उसको पद तभी छोड़ना पड़ेगा जब उसको मेजोरिटी के साथ में हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो 2 तो ये गलत हो गए। अब चलते हैं बीच वाले के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन
डीप में भी पूछा जाता है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा जैसे भंग होती है ना, तो स्पीकर चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? स्पीकर को अपने विधायी काम भी करने होते हैं, लोकसभा के काम चलते रहते हैं, तो भले ही लोकसभा नहीं चल रही हो, लोकसभा का मेंबर काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि पीछे जो काम होते हैं ना, सेक्रेटेरिएट लोकसभा का, वो काम तो करता ही है। वो कब तक रहेगा स्पीकर? वो तब तक रहेगा जब तक कि अगली जो लोकसभा है उसकी मीटिंग या उनका जो मेंबर है वो नहीं बन पाता, और वो फर्स्ट डे में ही अक्सर बन जाता है, पहला दिन में ही वो उनको जो लोकसभा स्पीकर है वो चुन लिया जाता है, जब नहीं बैठती है तो तब तक वो रहता है। तो इसका मतलब क्या है, डिसॉल्व होने के बाद स्पीकर खाली नहीं करता, वो चलता रहेगा जब तक कि नई लोकसभा नहीं चुनकर आती। तो ये भी गलत हो गया, तो तीनों ही गलत है। तो राइट आंसर क्या हुआ? डी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ होगा और ये गलत हुआ होगा। ठीक है, ये गलत हुआ होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंट आउट which from the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। क्या दिया हुआ है कि भारत का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ नहीं है क्या कि ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरप्रिटेशन होते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये फंडामेंटल राइट बन रहा है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो लिखते टाइम में इतनी बातें नहीं सोची गई थी, लेकिन अब तो नई नई चीजें आ रही है हर रोज। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो फंडामेंटल राइट में इसका आता है, ये हम इसको ऐसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से क्या बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी क्वेश्चन, कि राइट टू लाइफ ये तो संविधान में लिखा हुआ है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये भी संविधान में लिखा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या था? इज नॉट ए राइट, कि लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी है, तो ये तो तीनों तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये क्या है? राइट टू परमानेंट हाउसिंग। इसका देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके ऊपर। अब इसको थोड़ा जो ऑप्शन ये यहाँ पे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन उसके जरिए समझने की कोशिश करो, फिर आपको बात पल्ले पड़ेगी कि ये मामला क्या था। कि यूपी आवास एवं विकास परिषद और वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड है, इनके बीच में केस चला। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस नरसिम्हा मूर्ति उसके बीच में चला। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस नवाब खान गुलाब खान। ठीक है, इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास सुनवाई की ये मामले चल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने के पास चल रहे थे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की और क्या बोला इसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि राइट टू लाइफ है ना, वही राइट टू शेल्टर है। मतलब किसी के पास घर नहीं है और सड़क पे सो रहा है, पुलिस डंडे मारकर उसको भगा सकती है, तो सरकार क्या करे? उसमें उस बंदे का फंडामेंटल राइट है कि शेल्टर होना उसका राइट है, उसको मतलब सोने का राइट है उसके पास में, वो कहीं कहीं तो रहेगा ना, तो रहने का राइट है और सरकार उसकी मदद करे, मतलब सरकार उसका प्रोविजन करे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये फंडामेंटल राइट है। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन कैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया होगा कि राइट टू परमानेंट हाउसिंग ये उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि बताना आपको पहली महिला जो किसी हाई कोर्ट की, इंडिया में किसी राज्य की हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। तो इसका राइट आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ है, वो 1991 में चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट है वो बनी थी। अगला क्वेश्चन है, कम्युनलिज्म हैज गिवन इंपोर्टेंस टू। साम्यवाद, कम्युनलिज्म जिसको बोलते हैं साम्यवाद है, उसमें किस चीज को महत्व दिया गया था? ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को समझ भी पाए या नहीं पाए। कम्युनलिज्म है, उसमें किसको महत्व दिया जाता है? वहां पे दिया जाता है इकोनॉमिक इक्वलिटी को, कि आर्थिक समानता, उस पर फोकस किया जाता है। वहां पे क्या बोला जाता है कि जो पूंजीपति लोग हैं उनकी अप्रोच क्या है? पूंजीपति लोग हैं और दूसरी तरफ क्या, वर्कर। तो वर्कर के हाथ में पावर होनी चाहिए, उनका बोलना है वर्कर के हाथ में पावर होने चाहिए, और जो पूंजीपति लोग हैं या जो ओनर्स हैं
उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए, तभी आर्थिक समानता आएगी, इसकी वकालत करते हैं। और शायद यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में से जो ये कॉन्सेप्ट है ये गायब हो गया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जो दिमाग कोई लगाए, ठीक है, और वर्कर्स के पास राइट ज्यादा हो, तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये बात हजम होने वाली बात नहीं है। मतलब ये देखने में ठीक लगती है, होना चाहिए ऐसा, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिस्ट का थिंकिंग प्रोसेस है वो इसके ऊपर आधारित होता है। कम्युनिस्ट है वो ये होता है कि जो रूलिंग क्लास है वो अवन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जिनके पास जो प्रोडक्शन करते हैं, और जो वर्कर है, वर्कर क्या है, वर्कर को कंट्रोल करना चाहिए प्रोडक्शन, तभी इकोनॉमिक इक्वलिटी आएगी। और शायद तभी क्या पूरे वर्ल्ड से कम्युनिज्म है, कम्युनिस्ट है, वो खत्म हो रहा है। भारत में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो थोड़ा थोड़ा चेंज कर रही है, लेकिन पॉसिबल उनके लिए भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो एडजस्ट ही नहीं कर पाई। सारी जो कम्युनिस्ट सरकारें वो खत्म हो रही है धीरे धीरे। सरकार और जहां जहां पे है वहां पे इतने ढंग से वो काम करने में दिक्कत आ रही है उनको, पूरे वर्ल्ड में भी। जो चाइना की कम्युनिस्ट है उन्होंने कैपिटलिस्ट का मॉडल, नाम पार्टी का नाम भले ही कम्युनिस्ट हो, लेकिन मॉडल जो अपनाया उन्होंने वो अमेरिका वाला कैपिटलिस्ट वाला, और भयंकर कैपिटलिस्ट वाला अपनाया है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया? आपको बताना है कि पहली भारत की महिला दूत है या राजदूत है वो कौन थी। ठीक है, पहली दूत कौन थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सीबी मुथुम्मा। सीबी मुथुम्मा है, वो थी फर्स्ट वुमेन टू क्लियर इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्जाम। उसके लिए आईएफएस में उसने, इंडियन फॉरेन सर्विस है वो, कैडर ज्वाइन किया, और पहली महिला डिप्लोमेट थी, और बाद में की पहली इंडियन वुमेन एम्बेसडर भी बनी। तो सीबी मुथुम्मा पहली महिला। आगे देखिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी इज फाउंड इन, राजनीतिक समानता वो कहां पे पाई जाती है? पहले थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था इस सेशन में, वो थी इकोनॉमिक इक्वलिटी की अंडरस्टैंडिंग हमने डेवलप की थी उसमें, साम्यवाद के जरिए, कम्युनिज्म के जरिए। अब है पॉलिटिकल इक्वलिटी है, वो कैसे सुनिश्चित की जाती है? जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, जो 1909 का एक्ट, आपने 1919 का एक्ट, इस तरह से आपने पढ़ा होगा 1935 का एक्ट, तो वहां क्या था कि जो वोटिंग राइट्स थे वो सारे लोगों को नहीं थे। किसको थे? जो पूंजीपति थे, जिनके पास जमीन थी, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो स्ट्रॉन्ग लोग थे ना, उन्हीं के पास थे। सोचिए कि भारत में अगर आज के टाइम में वोट उनके नहीं होते, वोट का अधिकार नहीं होता गरीबों का, और किसका होता? अंबानी का, अडानी का। ठीक है, अंबानी का होता, अडानी का होता, अमिताभ बच्चन का होता, राहुल गांधी का होता, सोनिया गांधी का होता। तो क्या जब ये इतनी प्रॉब्लम आ रही है कोरोना और बाकी वजह से, कि लोगों के पास खाने के लिए उनके पास कोई जाता? कोई नहीं जाता। जब उनके पास वोटिंग पावर है तभी लोग उनके पास जा रहे हैं, तभी ये सोशल, 1 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो दाल और 3 रुपए किलो आटा, 4 रुपए किलो वो मिल रहा है, इसलिए ये हो रही है सामाजिक योजनाएं, वरना कोई नहीं जाने वाला था। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार है, उसकी वजह से भारत में पॉलिटिकल इक्वलिटी सुनिश्चित की गई। कई खाड़ी के देश हैं वहां पे महिलाओं को राइट नहीं है, जैसे कि, या कुछ एक ऐसे देश हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जहां पे गरीबों को राइट नहीं है, इतने वोटिंग राइट नहीं है। तो भारत में क्या है, सबके पास राइट है, 18 साल से ऊपर हुआ वोट बनवाओ, काम करो। और फिर पॉलिटिकल क्लास है वो उनको दरवाजे पे जाएगी जी वोट देना, वोट देना, हाथ जोड़ेगी, उसके बाद पता नहीं क्या करेगी, लेकिन कम से कम गरीब हाथ जरूर जुड़वा सकते हैं। ये पावर पॉलिटिकल इक्वलिटी बताती है। अगला क्वेश्चन है, क्या है इस क्वेश्चन में, कि द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डील्स विद, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है? कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास हुआ, एक्ट बना, वो क्या होता है, एक प्रारूप होता है, आप मोटे तौर पे ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है, उसका पूरा कई पेजों का बनाना, एक एक चीज डिटेल में डालना, रूल रेगुलेशन सारे लिखना, वो क्या काम करते हैं? वो आईएएस ऑफिसर करते हैं। मतलब पार्लियामेंट के बाद में कहां पे, वो आईएएस ऑफिसर, उनके पास डेलीगेट कर दिया जाता है, उनको सौंप दिया जाता है कि भाई आप इसको पूरा करो, उसको बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, उसका काम यह होता है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, मतलब उनके पास जो गया, उन्होंने जो बनाया है,
क्या वास्तव में वही है जो कि सोचा गया था, पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था? तो वो जो पार्लियामेंट की कमेटी है ना, फिर उसको वेरीफाई करती है कि ऐसा तो नहीं, हमने तो कुछ और बनाकर डाला और उन्होंने कुछ और ही पलटा पलटा कर दिया। तो इसलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट में कमेटी होती है, इसका नाम होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो उसको फिर स्क्रूटनी करती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है कि राज्यसभा हैज नो रोल इन, राज्यसभा का रोल किसमें नहीं है? क्या राष्ट्रपति का चुनाव में राज्यसभा का कोई रोल है या नहीं है? क्या स्पीकर के इलेक्शन में, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में, या रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूव करने में 2/3 बहुमत के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों की चाहिए होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। इलेक्शन ऑफ स्पीकर में सिर्फ लोकसभा में ही लोकसभा के मेंबर का रोल होगा, राज्यसभा का रोल नहीं होता। आंसर होगा इसका बी। आगे देखिए क्वेश्चन कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो गवर्नमेंट का कौन सा सिस्टम है? क्या है वो? पीपल चूज द सिविल सर्वेंट, क्या उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी? पीपल डायरेक्टली इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि डायरेक्टली अपने एमपी है, रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, उनको इलेक्ट करते हैं, क्या उसको बोलते हैं? ये तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो जाएगी ना। जैसे इंडिया में है रिप्रेजेंटेटिव, कि रिप्रेजेंटेटिव है वो काम करते हैं आगे, तो ये तो उल्टा हो गया। पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जनता ही, छोटे देश में, बहुत छोटे देश होते हैं जिनके 1000, 2000, 4000, 5000 पॉपुलेशन है, तो वहां पे ये पॉसिबल होता है। इंडिया के 130-40 करोड़ के लोग हैं, वहां पे सारे पार्टिसिपेट करने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। प्लानिंग क्या बनेगी? खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। पीपल जब पॉलिसी मेकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे देश में पार्टिसिपेट करें, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा सी। और इंडिया में कौन सी है? ज्यादातर देशों में वास्तव में कौन सी होती है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, नुमाइंदों के जरिए। क्वेश्चन नंबर आ गया 400, और क्या है इस क्वेश्चन में कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो रेमेडीज दी गई हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, ये पावर उसको आर्टिकल 32 से मिलती है। आर्टिकल 32 है किस्म से, वो एक रेमेडी है, इसी के तहत आपके पास पावर है कि आप अपने फंडामेंटल राइट से रिलेटेड और बाकी जो फंडामेंटल राइट है 19, 20, 21, 22 वाले सारे उसी के तहत इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस पर्टिकुलर सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।